नमस्ते दोस्तों, ये है फिज़िक्स का 5वां वीडियो। फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 5, यानी कि 5वां वीडियो। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है या पड़ता है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड इज हर्ड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द नाइट देन इन द डे। तो सबसे पहले ध्वनि का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट रे होता है, यानी कोई लाइट का कह सकते हैं रे होता है, यानी कि एक सिंगल बीम ऑफ लाइट, जब वो जाता है किसी रेयरर मीडियम, रेयरर यानी कम घना मीडियम, यानी कि एयर से वाटर में या फिर ग्लास में, तो क्या होता है इसमें कि ये जो ये होता है ए बी सरफेस होता है। तो ये जो ये होता है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल। तो क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है। तो यही चीज़ साउंड के केस में भी होता है। तो इसी कारण से हमें दूर तक रात में किसी भी कोई भी आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है, और दिन में ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जानवर की भी आवाज़ हमें रात में ज़्यादा स्पष्ट रूप से और दूर तक सुनाई देती है, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता। तो इसमें सवाल आ सकता है कि साउंड दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक कोई भी ध्वनि क्यों सुनाई देती है। तो उत्तर होगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज पार्सेक। डिस्टेंस मेजर किया जाता है किसमें, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसी में पार्सेक है, वो सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट। तो एक पार्सेक में कितना, उसका वैल्यू क्या होता है। 1 पार्सेक का वैल्यू होता है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये जो साइन है, इसका मतलब होता है पावर, 10⁻16। तो यहाँ क्या होता है, तो तो ये होता है 3.086 इंटू 10, फिर 16 जीरो, 3 4 ऐसे करते हैं, तो 16 बार जीरो लिखेंगे। तो ये जो होता है 1 पार्सेक का वैल्यू होता है। और 1 पार्सेक ये सब यूज़ होता है स्पेस का कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर में हर चीज़ होता है। तो हर चीज़ यानी कि वहाँ का कोई भी कह सकते हैं एक तरह से कंपोनेंट, कोई भी अदर प्लैनेट या सोलर सिस्टम का। तो 1 पार्सेक का ये वैल्यू होता है, और सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस का पार्सेक होता है। ये वन वर्ड में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, पार्सेक। तो ये अगला, संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑन डबलिंग द मोमेंटम द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। यानी कि मोमेंटम को हम जब किसी ऑब्जेक्ट, मोमेंटम क्या होता है, मास और प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो वैसे ये यहाँ इसका ज़रूरत नहीं था, मास इनटू वेलोसिटी होता है नहीं, ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो मोमेंटम को जब डबल कर दें तो के ई कितना हो जाता है, 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, अगर मोमेंटम को 8 टाइम्स कर दिया जाए, तो 8p इज इक्वल टू 16 के ई, यानी 16 टाइम्स के ई। तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि मोमेंटम जब डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, हाफ टाइम्स, 3 टाइम्स, जो भी। तो ये छोटा चीज़ था, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पिछला तीसरा या चौथा वीडियो मैंने बताया था कि अर्थ जब रोटेट करता है, रोटेट यानी कि होता है अपने एक्सिस पे घूमता है, यानी कि ये जैसे अर्थ है तो ये अपने आप में ही रोटेट कर रहा है इसके इस एक्सिस के अराउंड। तब क्या होता है कि इसे रोटेशन कहा जाता है। लेकिन जब अर्थ अपने पोजीशन से घूम के एक राउंड ऐसे लगाता है इस तरह से, तो इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन ये चीज़ है। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अर्थ होता है ये, अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, इक्वेटर। अब इक्वेटर में क्या होता है कि इक्वेटर के ही पास में एक सैटेलाइट यहाँ होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि 11,000 या कुछ दूरी पर किलोमीटर की कुछ दूर, जैसे कुछ दूरी पर रहता है। वो मैं क्लियर बता दूंगा आपको। तो क्या होता है कि ये जो होता है, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता है वैसे वैसे ये भी रेवोल्यूशन करता है। तो ये बात है कि अर्थ जैसे 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक
दिन में यानी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करेगा, ये अलग बात है। और अर्थ भी क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो इसमें सवाल आ सकता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की घूमने की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से पूरब यानी कि भू-स्थिर उपग्रह। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तथा जब धीरे धीरे नीचे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। तो चलिए इसका समझ लेते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में मीटर होता है जिससे पता चलता है बॉडी टेम्परेचर। तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर गॉज यानी कि बैरोमीटर होता है, जो जिसका अगर मीटर यानी जो इंडिकेटर रहता है यानी कि पाठ्यांक रीडिंग जब अचानक नीचे गिर जाए तो ये इंडिकेशन होता है कि आंधी आने वाली है, तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरे यानी थोड़ा थोड़ा करके तो इसका मतलब बारिश आने वाली है। तो ये चीज़ है। तो इसमें सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है क्योंकि इसका उत्तर काफ़ी कम लोग करेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापी का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो ये किस चीज़ का संकेत है, तो ये आंधी आने की संकेत है, तथा जब धीरे धीरे गिरे तो वर्षा आने की संभावना है। तो व्हेन द रीडिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक गॉस प्रेशर गॉस फॉल्स डाउन सडनली यानी कि बैरोमीटर, देन इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म, व्हेन फॉल्स स्लोली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। तो अगला पॉइंट है अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अब देखिए जैसे कि ये कोई कंटेनर है यानी कोई बर्तन है, इसमें होता है पानी। तो इस पानी का डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, तो इसका घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। वहीं ये एयर है, तो ये एयर का क्या डेंसिटी है, इसे ही मापा जाता है हाइड्रोमीटर की मदद से। तो ये चीज़ है। तो और इस वाटर का इसके अपेक्षा कितना रिलेटिव कितना डेंसिटी यानी घनत्व है पानी का घनत्व वायु की अपेक्षा, तो ये भी मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो चलिए, तो इसमें सवाल आ सकता है रिलेटिव डेंसिटी किस उपकरण से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर। अगला, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस व्हेन लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। ये है एक पेंडुलम, ये करता है ऑसिलेट। ऑसिलेट यानी कि इस तरह से घूमता है, ए से बी जाता है, फिर सी जाता है, फिर सी से बी, फिर ए। तो इस तरह से ये घूमता है, मतलब मूवमेंट इसका होता है। तो जब इसका मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है या 2 मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या होता है, मान लीजिए इसे पूरा एक कंप्लीट करने में साइकिल यानी ए टू बी फिर सी टू ए ए टू सी फिर सी टू ए आने में अगर इसे 4 सेकंड लग रहे हैं, तो जब लंबाई बढ़ा दें इसका, मान लीजिए 2 से 3 मीटर कर दें, तो पीरियड ऑफ यानी कि फिर इसे ये जो 4 सेकंड लगते हैं इसे और ज़्यादा सेकंड लगने लगेंगे, 5, 6, 7, वो कितने लगेंगे वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा यानी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ जाएगा। तो इसमें सवाल आ सकता है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो वो भी बढ़ता है। अगला पॉइंट, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मर्क्यूरी फ्रीजेज एट, पारा यानी कि मर्क्यूरी एक केमिकल है, केमिकल नहीं एक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट, जो कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। एक रेफरेंस के लिए बताएं तो वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है यानी जमता है, तो आप समझ सकते हैं -39 डिग्री सेल्सियस कितना ठंडा होता है। ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड्स ऑकर बाय कंडक्शन मेथड। तो अब देखिए ये मान लीजिए फायर है यानी कि आग, ड्राइंग पे ध्यान न दें, ये आग है अगर, तो ये अगर एक रॉड है तो ये अगर हम यहाँ रखे हुए हैं अगर कुछ देर तक रखते हैं तो ये रॉड अपने आप गर्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो ये जो मेथड होता है, जिस मेथड से हीट ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से इस रॉड में, तो ये मेथड होता है कंडक्शन यानी कि चालन। तो इसमें सवाल आ सकता है कि हीट का ट्रांसमिशन सॉलिड में किस विधि द्वारा होता है, तो ये चालन विधि द्वारा होता है यानी कंडक्शन। और पिछला का सवाल यही आ सकता है कि कितने पे फ्रीज होता है यानी जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस का सवाल छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया। तो उष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है यानी कंडक्शन मेथड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट पॉइंट, गैसों तथा द्रव में उष्मा का संचारण संवहन विधि द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड में यानी कि सॉलिड यानी कि ठोसों में चालन विधि और गैस तथा लिक्विड में संवहन विधि। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसे अगर आप गैस पे चढ़ा दें, आग पे चढ़ा दें, तो क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है, तो ये हीट ट्रांसफ़र हुआ इस पानी में। तो ये जो हुआ एक कन्वेक्शन मेथड से हो। तो इसमें सवाल यही आ सकता है कि गैसेज और हीट में ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये कन्वेक्शन यानी संचरण
संवहन विधि द्वारा होता है। तो ये चीज़ है, ये यानी कि अभी आपने समझा होगा कि ये फायर है, अगर इस पे पानी चढ़ा दिया गया है तो ये पानी गर्म हो जाता है, ये कन्वेक्शन यानी संवहन विधि द्वारा होता है। तो ये रहे आज के 10 पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।